ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। संक्रमण का आक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर ये विशेष पेशकश हम लेकर आए हैं ताकि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकें और एक्सपर्ट से आपकी बात करवा सकें, क्योंकि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। हमारी गुजारिश आपसे यही है कि जो एहतियात आपने कोरोना के आने के वक्त से सीखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क पहनने तक, वो तमाम सावधानियां आप बरतिए, क्योंकि ये जो स्टेज है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और इन सब के बीच हम आपको ये बताते हैं कि आखिर हमारे शरीर में जो सिस्टम है वो वायरस के अटैक पर कैसे काम करता है। कोई भी हमला जब वायरस करता है तो हमारा शरीर ये पहचान लेता है कि कोई बाहरी वायरस शरीर में सक्रिय हो चुका है। एक इम्यून सेल जिसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि एपीसी कहते हैं, वो सबसे पहले वायरस को निगल लेता है। ये वायरस प्रोटीन के गुण दिखाता है जिसे एंटीजन कहते हैं। इससे टी सेल्स, ध्यान रखिए, टी सेल सक्रिय हो जाती है जो एंटीजन को पहचान कर बी सेल्स को एक्टिव कर देती है। इम्यून सेल्स तेजी से बढ़ते जाते हैं और वायरस से लड़ते हैं। वायरस से लड़ने के प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो वायरस का अटैक है वो बहुत खतरनाक है आपके शरीर के लिए। कैसे वैक्सीन काम करेगी ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन का इंतजार तो लंबे वक्त से है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे वैक्सीन शरीर के भीतर जाकर काम करती है। जीवित वायरस अगर होता है, इस प्रोसेस में ओरिजिनल वायरस में जेनेटिक बदलाव किए जाते हैं, उसे कमजोर और शक्तिहीन बनाकर शरीर में भेजा जाता है वैक्सीन के तौर पर। इनएक्टिवेटेड वायरस अगर है, वायरस को रेडिएशन, केमिकल्स या गर्मी से कमजोर किया जाता है और फिर उसे शरीर में भेजा जाता है। यह निष्क्रिय वायरस आपको मालूम होना चाहिए, न तो मल्टीप्लाई हो सकता है और न ही बीमार कर सकता है। कोरोना के खिलाफ बन रहे ज्यादातर वैक्सीन इसी प्रक्रिया से बन रहे हैं, जो आप तक बहुत जल्द पहुंचेंगे भी। प्रोटीन सब यूनिट के बारे में भी जान लीजिए। इसमें कोरोना वायरस एंटीजन का एक हिस्सा या सब यूनिट होता है जिसमें कोरोना वायरस का अन्य हिस्सा नहीं होता। इस वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी वो नहीं होता है। अब वायरस जैसे कण जो होते हैं उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। इस प्रक्रिया में वायरस जैसे कण शरीर में भेजे जाते हैं। ये दिखते वैसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर का जेनेटिक मटेरियल इनमें नहीं होता है। ये खोखले होते हैं जिससे शरीर को नुकसान नहीं हो पाता है। तो ये वैक्सीन कैसे काम करता है ये हम आपको बता रहे हैं। इंतजार है वैक्सीन का, लेकिन इन सब के बीच कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे और जागरूकता बहुत जरूरी है और डॉक्टर्स के जरिए, उनकी जानकारियों के जरिए आप तक और ज्यादा जो अवेयरनेस है वो पहचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सोनिया लाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निखिल मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल से, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर डॉक्टर एम्स से, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही दो संवाददाता दिल्ली और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन शुरुआत इस हिस्से की मैं डॉक्टर निखिल मोदी आपके साथ करती हूँ। तमाम बातें हम कर रहे हैं और कई सवाल लोगों के जहन में है। अभी कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की बात हमने सुनाई। उन्होंने कई तरह के एहतियातों को बरतने की फिर से एक बार गुजारिश लोगों से की है और ये कहा है कि जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर वो कई स्टेजेस में है और अब कम हो गया है अवेयरनेस और उसी को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही डॉक्टर साहब उन्होंने टेस्टिंग का जिक्र किया। शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है और अगर ज्यादा संख्या में कम पैसे में अगर टेस्टिंग होती है तो उससे कोरोना से निपटने में मिल सकता है हमें मदद। ऐसे में जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 400 रुपए में टेस्टिंग कीजिए, क्या इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है और इस वक्त इस स्टेज में आप क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है कि हम लोगों को शुरू से पता है कि जो हमने स्टेप्स लेने हैं वो है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन। और हमने देखा है, स्टडीज आ गई हैं कि जिन्होंने ये प्रैक्टिस करी है ये ऑलमोस्ट वैक्सीन के इक्विवेलेंट आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। पर धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग इन चीजों को जानते हुए भी लापरवाह हो गए हैं। अभी फेस्टिवल के टाइम पे अगर आप सड़कों पे जाएं तो ऐसे भीड़, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ रहे होते थे कि दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं नाम ही नहीं था। लोगों के मास्क जो ऊपर होते थे पहले नीचे, नाक के नीचे आए, अब यहाँ गले पे आ गए हैं, कोई पहन के नहीं घूम रहा है। तो ये हम लोगों में ही कमी है, हम लोग ही ध्यान नहीं देना चाहते, हम लोग ही बेपरवाह हो गए हैं और ये कहीं हमें हेल्प नहीं करने वाला, ये नुकसान कर रहा है।
नुकसान अगर हम ये भी कहें कि मोस्टली लोगों में माइल्ड केसेस हो रहे हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि किसमें सीवियर केस होगा किसमें नहीं, तो हमारी जान खतरे में बिल्कुल बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हमें माइल्ड केस हो भी रहा है, हमारी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो हमारे इन्फेक्शन होने से उनको रिस्क हम दे रहे हैं, जिससे उनको सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अगर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये मास्क प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम वायरस की चेन को कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम वायरस की ट्रांसमिशन को रोक नहीं पाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी की हम जितनी मर्जी बात कर लें, अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो फिर भी ट्रांसमिशन होता रहेगा, इन्फेक्शन फैलता ही रहेगा। गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं आगे भी। हाँ, पीसीआर टेस्टिंग जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ टाइम हमने जो रिलाय करना शुरू कर दिया था, एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल होने के कारण हमने उस पर बहुत ज्यादा रिलाय करना शुरू कर दिया था। पर एंटीजन टेस्टिंग इतनी एक्यूरेट नहीं है, पीसीआर जितनी एक्यूरेसी नहीं है, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही एंटीजन हम टेस्ट जो है वो एक्यूरेट है, और इसीलिए वो ज्यादा तादाद में हो सके, वो सुविधा लोगों तक पहुंच सके, कम दाम में पहुंच सके, ये बहुत जरूरी है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कही है, जवाब भी मांगा है। इस पर जो भी अपडेट होगा हम जरूर दर्शकों को बताएंगे। लेकिन डॉक्टर सोनिया लाल, मैं आपके पास आती हूँ, और जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि एक डर लोगों में शुरुआत से ही है, जब से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए। कई स्टेजेस का जिक्र पीएम ने किया, कहा कि पहले तो लोगों में डर था, इस वजह से वो तमाम एहतियात अपना रहे थे। फिर एक आपसी दूरी दिखने लगी कि अगर हमारे जानने वाले में से किसी को, पड़ोस में किसी को कोरोना है तो उससे लोग दूर भागने लगे। ये भी चीज ठीक नहीं है कि आप किसी की मदद करना ही छोड़ दें। अब इस स्टेज में जब हमारे जानने वाले, हमारे ऑफिसेज में, हमारे घरों में, पड़ोस में लोगों को कोरोना केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, हम जानते हैं, ऐसे में कैसे अपना ख्याल रखा जाए, कैसे दूसरों का ख्याल रखा जाए? और अगर फैमिली में किसी को कोरोना हो गया है, उसका जो टेस्ट है पॉजिटिव है, तो आप कैसे एहतियात बरतने के लिए बाकी मेंबर्स को रिकमेंड करेंगे? पहली बात यह है कि अगर कोई पॉजिटिव आता है, शुरू से एक बात पे सारे स्ट्रेस करते हैं, आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। अलग कमरे में होना, बिल्कुल अलग बर्तन होना, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके रखना बहुत जरूरी है। मास्क डाल के रखना है, अगर थोड़ा सा भी इंटरेक्शन है या वैसे भी मास्क डालना बहुत जरूरी। फैमिली मेंबर्स के लिए मास्क डालना बहुत जरूरी है, जो बीमार है उसके लिए बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स अपना हॉस्पिटल डेफिनेटली हमेशा, जब भी कोई पॉजिटिव आता है, एज डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, हमेशा ओपिनियन लीजिए। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन सारे अस्पताल प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। जैसे भी आप डॉक्टर से बात करें तो आप राइट ट्रीटमेंट पे आपको शुरू किया जाए, और आप प्रॉपर प्रिकॉशंस में, पता ही है जैसे मेरे सारे कलीग्स भी स्ट्रेस कर रहे हैं, मास्क डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन। अगर कोई घर पे बीमार है, सैनिटाइजेशन बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है कि रेगुलरली सारे हाथ धोएं, पर एक इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। अभी हमें क्या एक ट्रेंड दिख रहा है कि बहुत बुजुर्ग लोगों को भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, वो डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी बात डॉक्टर निखिल मोदी ने बोली है कि एक इंसान को हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन हो, पर घर में दूसरे ही को ही बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है एज क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, सेम टाइम। डॉक्टर उमा कुमार, मैं आना चाहती हूँ, और दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आ रहे हैं, जो कि लोग भी अक्सर हमसे पूछते रहते हैं। आज डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएं। एक तो ये कि फिर से एक बार, कौन से सिम्टम्स ऐसे हो जिनके सामने आने के बाद लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और ये समझ में आ जाए कि हाँ कोरोना हो सकता है? क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, और ऐसे में जो सीजनल सर्दी जुकाम है वो भी बच्चों को, कई बार बुजुर्गों को, कई लोगों को हो सकता है। कोरोना के सिम्टम्स क्या इनिशियल हो सकते हैं जिसके बाद बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है? और दूसरा कि एक बार अगर कोरोना होकर किसी को नेगेटिव हो गया है तो कितने दिनों तक एंटीबॉडी रहती है, कितने दिनों तक वो निश्चिंत हो सकता है कि फिर से एक बार उसे नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, बहुत ही डाइवर्स मैनिफेस्टेशंस हैं कोरोना इन्फेक्शन के। किसी एक में वो सिर्फ सिंपल किसी की सूंघने की शक्ति जा सकती है या टेस्ट जा सकता है, उधर दूसरी तरफ कोई किसी को सिर्फ एक दिन का बुखार हो सकता है, अगले इंसान को सिर्फ गला खराब हो सकता है, या फिर कोई
पर्सन हॉस्पिटल में स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट कर सकता है, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत कोई सिर्फ गैस्ट्रोएंटेराइटिस करके मैनिफेस्ट कर सकता है, यानी कि डायरिया किसी को हो रहा है और एब्डोमिनल पेन हो, तो इसके बहुत डाइवर्स मैनिफेस्टेशन है। हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पैंडेमिक चल रहा है, तो हर केस को थोड़ा सस्पेक्ट करके चलना है कि इसको कोविड हो सकता है। हैविंग सेड दैट, हाई ग्रेड फीवर होना, थ्रोट पेन होना, ड्राई कॉफ होना, ब्रेथलेसनेस होना, ये सब कॉमन मैनिफेस्टेशन है कोविड इन्फेक्शन के। जहां तक बात है कि अगर एक बार हो गया और फिर दोबारा होगा या नहीं होगा, हाँ ये सच है कि ये ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन सेकेंड इन्फेक्शन देखा जा रहा है। और ये जरूरी नहीं कि पहला इन्फेक्शन हुआ तो सेकंड बड़ा कम होगा क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट हो जाता है, जो पूरा इन्फ्लेमेशन है और सारी जो उससे कोरोना रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, तो वो सीवियर हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट ना करे इंसान को। और इसीलिए लोगों को बहुत जरूरी है एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर निखिल आपसे जानना चाहती हूँ, वैक्सीन को लेकर के ये सवाल है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं और पीएम ने भी कहा कि सियासत भी उस पर हो रही है, उधर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से आगे बढ़ा जाए सिस्टमैटिक तौर पर, क्योंकि एक बड़ी आबादी भारत में है और सरकार ये कह रही है कि प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। वो प्राथमिकता क्या होगी, ये जहन में है सवाल तमाम दर्शकों के। डॉक्टर निखिल, अगर वैक्सीन हम कहें कि अगर अगले कुछ महीनों में आ भी जाएगी, जैसे 2-3 वैक्सीन जो हमें पता लगा है एफिकेसी 90 to 95% आई है, बट लार्ज स्केल पे उसको बनाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा और उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो हमें सीक्वेंस में, फेजेस में वैक्सीन अवेलेबल होंगी। तो इसमें मोस्टली जो तरीका रहेगा, जो हाई रिस्क ग्रुप है, एक हाई रिस्क ग्रुप जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और किडनी डिजीज या कैंसर पेशेंट जिनको रिस्क ज्यादा है सीवियर इन्फेक्शन होने का, या जो एल्डरली पॉपुलेशन है, एक ग्रुप तो वो है जिनको वैक्सीन शायद जल्दी चाहिए होगी। दूसरा जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स जैसे डील करने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, ये भी एक ग्रुप होता है जो हाई रिस्क कहा जा सकता है, क्योंकि दे आर डे इन डे आउट टेकिंग इनका ध्यान रख रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के, एंड दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड। ठीक है, तो ये सिस्टम रहेगा जिसके तहत वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का है कि एक सक्सेसफुल वैक्सीन मार्केट में आए और जैसे ही वो आएगी उसके बाद हम इंफॉर्मेशन आपको उसके प्रोग्रेस के बारे में जरूर देंगे। सबसे अहम ये है कि फिलहाल ये जो वक्त है वैक्सीन आने तक का, उसमें खुद को सुरक्षित रखना। बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है हम तक पहुंचाने के लिए। आपसे यही गुजारिश है इंडिया न्यूज की ओर से कि आप एहतियात बरतिए, जो एहतियात कोरोना के आने के बाद से ही आपको सिखाए गए हैं, आपने समझ लिया है कि क्या करना है, सुरक्षित खुद को कैसे रखना है, वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में।